हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर आए हैं ट्वेल्थ के सब्जेक्ट हिंदी यानी कि विषय हिंदी के चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों। और चैप्टर का नाम हो गया दोस्तों अर्धनारीश्वर, और जिसके लेखक है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी। तो दोस्तों आज हम इसी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, यानी कि ढेर सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 23 सितंबर 1908 ईस्वी, यानी कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। अर्थात दोस्तों कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का कब स्वर्गवास, कब निधन हो गया, कब मृत्यु हो गया। तो दोस्तों उस तिथि का नाम था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन से, जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जो हैं हमारे अर्धनारीश्वर के लेखक जी। तो दोस्तों दिनकर जी का जो है जन्म स्थान कहाँ है। तो दोस्तों उसका जन्म स्थान था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। याद रखिएगा दोस्तों, आपको वैसे तो यही तो याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों सिमरिया याद रखिएगा और सिमरिया ही ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन बेगूसराय भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो दोस्तों बेगूसराय भी याद रखिएगा, ठीक ना। सिमरिया जो कि बेगूसराय के एक जगह में एक स्थान का नाम है, तो सिमरिया बेगूसराय में ही है, और बिहार में बेगूसराय है और बेगूसराय में सिमरिया है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का माता का नाम क्या था। चलिए एक बार फिर मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर का माता जी का नाम क्या था, यानी कि उसकी माँ जी का क्या नाम था। तो दोस्तों उसकी माँ जी का नाम था मनरूप देवी। याद रखिएगा मनरूप देवी, आपने सही सुना, मनरूप देवी, ठीक ना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का पिताजी का क्या नाम था। तो दोस्तों उसके पिताजी का नाम था रवि सिंह। याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम था रवि सिंह। चलिए दोस्तों देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई 6 नंबर क्वेश्चन से, और 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का पत्नी का नाम क्या था। यानी कि दोस्तों उसकी पत्नी का नाम जो है मैं एक बार देख के बता देता हूँ, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने तभी शायद मिटा हुआ था या कोई प्रॉब्लम वगैरह सब था, इसलिए लिख नहीं पाया। लेकिन 1 मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का क्या नाम था। चलिए तब तक आगे देख लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी, याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी की पहले कविता किस पत्रिका में छपी थी। याद रखिएगा दिनकर जी की पहली पत्रिका दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी। तो याद रखिएगा किस पत्रिका में छपी थी, छात्र सहोदर। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना नंबर, 8 नंबर, कितना नंबर, 8 नंबर। ये क्वेश्चन को रट लीजिएगा, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी। और दोस्तों ये जो है आपको ये जो 6 नंबर मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक ना, तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी का नाम था सयामती देवी। याद रखिएगा सयामती देवी, सयामती देवी, सॉरी दोस्तों हाथ से ही लिख रहा हूँ, सयामती देवी जी, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए सयामती देवी जी याद रखिएगा, क्या नाम था, सयामती देवी जी, ठीक ना, सयामती देवी, ठीक ना, सयामती देवी। चलिए मेरे भाई प्यारे भाई, चलिए अब 8 नंबर तो हो गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन आपको है, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिनकर, इसमें आपको ऐसे पूछा जाएगा दिनकर जी की कुरुक्षेत्र की रचना कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काव्य रचना। याद रखिएगा काव्य रचना है कुरुक्षेत्र, ठीक ना। चलिए इसको देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे भाई 10 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी लगभग कुल कितने काव्य प्रकाशित कर चुके हैं।
कहने का अर्थ है दोस्तों कि वो अपना काव्य पर वो अपना मतलब जो काव्य लिखे थे वो कितने लगभग में लिखे थे। तो दोस्तों वो कुल 11 काव्य लिखे थे, यानी कि टोटल 11। तो दोस्तों आपको ज़्यादातर मतलब कुल 11 रूप इसी रूप में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक ना। और ये दोनों रूप मतलब मैं अपने मन से दे दिया ताकि आपको पढ़ने में सुलभ हो, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं ला दिया हूँ, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय किस विधा में हैं। दिनकर जी कहता है कि दिनकर जी के संस्कृत के 4 अध्याय किस विधा में है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये गद्य विधा में है, ठीक ना, गद्य विधा में। चलिए मेरे प्यारे भाई देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक ना। चलिए सुन देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी किस सभा के सांसद थे, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिनकर जी किस सभा के सांसद थे। तो दोस्तों ये राज्यसभा के सांसद थे, याद रखिएगा। चलिए सुन देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से, और 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी के किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों उसको जो है ना राज्यसभा के संसद से मिला था, राज्यसभा में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, दिनकर की कौन सी राष्ट्रीय सम्मान मिला था, यानी कि उसको दिनकर जी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था, ठीक ना। तो याद रखिएगा उसको पद्म भूषण राष्ट्रीय सम्मान मिला था, ठीक ना। चलिए उसको देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी किस कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों हमारे जो दिनकर जी थे वो किस कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। तो चलिए देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रीय कवि, याद रखिएगा राष्ट्रीय कवि। ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, ठीक ना, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती है, ठीक ना। चलिए सुन देख लेते हैं, दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या और गद्यकार भी थे। तो दोस्तों हाँ ये तो आंसर इसी में मैंने दे दिया। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे रहेगा आपको, यहाँ पे मिटा हुआ रहेगा, समझे ना, और रहेगा क्या, तो मतलब यहाँ पे मिटा हुआ ऐसे रहेगा, ठीक, मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए फिर से मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे, याद रखिएगा यहाँ पे रहेगा क्या थे, ठीक ना। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपको गद्यकार, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा तो गद्यकार में मार दीजिएगा, सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसमें देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन में हो गया आपको कि अर्धनारीश्वर क्या है। तो दोस्तों जैसे होता है कहानी, निबंध, उपन्यास, काव्य रचना, ये सब होता है, उसी तरह अर्धनारीश्वर एक निबंध है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए सुन देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है आपको, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। दोस्तों अर्धनारीश्वर जो है शंकर जी और पार्वती जी, यानी कि शंकर पार्वती के कल्पित रूप है। तो कल्पित मतलब होता है कल्पना के रूप है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुष किस रूप का प्रतीक है, याद रखेगा, पुरुष किस रूप का प्रतीक है, धूप का। ये भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो मैं तो बोर्ड लेवल का ही निकाल के देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, डायरेक्ट आप एग्जाम में अच्छे मार्क ला पाएँ, ठीक ना। चलिए पुरुष तो था, धूप का रूप। अब देख लेते हैं नारी कौन से रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये चांदनी का रूप है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा ऐसे कि देखिए पुरुष को मान लीजिए कि पुरुष को मान लीजिए धूप, यानी कि दिन मान लीजिए, और नारी को रात मान लीजिए। अब देखिए दिन से आपको याद रह जाएगा धूप दिन में निकलती है, तो आप समझ जाइएगा कि धूप यानी कि पुरुष धूप का रूप है, और नारी यानी कि रात, इसको रात मान लीजिए। गलत सोचने की जरूरत नहीं मेरे भाई, आपको याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो रात में चांदनी यानी कि चंदा मामा उगते हैं, उसी तरह चांदनी याद रह जाएगा पूरा, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे भाई 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विचार किसका प्रतीक है, पति का, याद रखिएगा, विचार किसका प्रतीक है, पति का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भावना किसके लिए प्रयुक्त है। तो दोस्तों पत्नी के लिए है। इसको भी 22 और 23 नंबर क्वेश्चन को याद रखने का मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विचार किसका प्रतीक है। तो विचार पति का प्रतीक है, मतलब पति जो है कुछ ज़्यादा सोचता है पत्नी के अलावा, सोचते हैं ना, मार्केट जाता है ये उधर दिस डैट जो होता है तो सोचता है, तो पति हो गया विचार का प्रतीक, ठीक ना। अब देखिए पत्नी को ज़्यादा भावना सब वगैरह सब से मतलब रहता है लगाव, तो समझ गए। अब देखिए पत्नी कुछ ज़्यादा इमोशनल तुरंत हो जाती
जाती है, तो उसी तरह भावना जो है पत्नी में कुछ ज़्यादा होती है, इसीलिए भावना याद रखिएगा। भावना किसका प्रयुक्त है, किसके लिए प्रयुक्त होता है, पत्नी के लिए, याद रखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको लेकर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आपको, ठीक ना। तो चलिए आपके स्क्रीन पे आ गए हैं 24 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देख लेते हैं, कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन में है, कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नट का, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए ये तो सभी में मतलब जो भी आपके लिए बनाता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो याद रखिएगा। उसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबको मैं बता देता हूँ, ठीक ना, जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। चलिए देख लेते हैं, कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा था, नट का, याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन से। 25 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वो देवता बन जाता है, ठीक ना। अब चलिए उसको देख लेते हैं 26 नंबर, इसके अपोजिट, जब नारी जब नर का गुण ले लेता है, यानी कि पुरुष का गुण सीख लेती है, तो वो क्या बन जाती है। अर्थात कहने का अर्थ दोस्तों, नारी जब नर का गुण ले लेती है, सीख लेती है, तो वो क्या बन जाती है। तो दोस्तों वो राक्षसी बन जाती है, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए शब्द निधि आपके बिहार बोर्ड में कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो शब्द निधि, देखिए शब्द निधि को याद रखने का मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शब्द निधि बहुत ही इजी तरीका से याद हो जाएगा। जैसे आपको कैसे पूछा जाए क्वेश्चन में, एक जो है ये देखिए, जैसे मैं बोल देता हूँ पहले, अलकत यानी कि आलता। अब देखिए पूछा जाएगा आपको किस तरह कि अलकत का अर्थ क्या होता है, आप याद रखेगा आलता, ठीक, याद ना, ठीक हो गया ना। तो चलिए याद रखेगा आलता, ठीक ना। तो अलकत का अर्थ क्या है, आलता। अब चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं, क्या है दूसरा नंबर में, क्या है मेरे प्यारे भाई, बांधवर का अर्थ क्या होता है, बाघ के चमड़ का वस्त्र, याद रखिएगा। बांगवर का अर्थ होता है बाघ के चमड़ का वस्त्र। अब चलिए उसमें देख लेते हैं ये कि दीपित का अर्थ क्या होता है। दीपित का अर्थ क्या होता है, दीपित का अर्थ होता है चमकता हुआ। चलिए उसमें देख लेते हैं, त्रिपुंड का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई। त्रिपुंड का अर्थ होता है 3 आड़ी रेखाओं वाला तिलक, याद रखिएगा, 3 आड़ी रेखाओं वाला तिलक। चलिए उसमें देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, वृंत का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई। तो वृंत का अर्थ होता है डाली या फुनगी, दोनों एक ही बात है। चलिए डाली या फुनगी, याद रखिएगा, फुनगी। वृंत का अर्थ होता है डाली या फुनगी, याद रखिएगा। चलिए अब उससे आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। तो तंतु वाय का अर्थ क्या होता है, आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि तंतु वाय का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, बुनकर, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए उसमें देख लेते हैं अगला नेक्स्ट, वामांग का अर्थ क्या होता है। वामांग का अर्थ होता है बायां अंग, याद रखेगा। चलिए उसमें देख लेते हैं नेक्स्ट, ग्रीवा का अर्थ होता है दोस्तों गर्दन, याद रखेगा। आपको ऐसे ही पूछा जाएगा गिरवा का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आपको कैसे पूछा जाएगा गिरवा का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा गर्दन, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे भाई चल गए, आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। चलिए आगे आपके स्क्रीन पे है, वृक्षादेश का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा। वृक्षादेश का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई, वृक्षादेश का अर्थ होता है छादी का भाग, याद रखिएगा, छादी का भाग। चलिए आगे देख लेते हैं, मंदार हार का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई। आपको ऐसे पूछा जाएगा मंदार हार का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, मंदार फूल का हार, याद रखिएगा, मंदार फूल का हार। चलिए मेरे प्यारे भाई आगे देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, समीकरण का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई। समीकरण का अर्थ होता है हवा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वारी का अर्थ क्या होता है दोस्तों। वारी का अर्थ होता है जल, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, आतप का अर्थ होता है दोस्तों धूप, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं, अवलंबित का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आधारित, याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई अगला देख लेते हैं, अगला है निश्चित का अर्थ होता है दोस्तों जिसकी सीमा ना हो, ठीक ना, जिसकी सीमा ना हो उसे ही निश्चित कहा जाता है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, परवशता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दूसरे के वश में होना, ठीक ना। चलिए ऐसे ही पूछा जाएगा कि परवशता का अर्थ क्या होता है, दूसरे के वश में होना, ऐसे ये आपको ऑप्शन में रहेगा, आप मतलब आंसर मार लीजिए। चलिए लास्ट इसमें है और उसके बाद आगे लेकर चलेंगे आपको। चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला है आयुष्मान का अर्थ होता है दोस्तों आयु वाला, ठीक ना। आयुष्मान का अर्थ क्या होता है, आयु वाला, ठीक ना। ये हो गया आपका, ठीक ना। आयुष्मान का अर्थ होता है आयु वाला। चलिए आगे की ओर लेकर चलते, थोड़ा और है शब्द निधि, इसको देख लीजिए, बस ये खत्म हो गया, ठीक ना। चलिए एक ही बार सेट कर देते हैं इसको, ठीक ना। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको, इज्जत का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई। इज्जत का अर्थ होता है कुछ आंशिक थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं,
अहेर, अहेर अखोट, अहेर या अखोट दोनों एक ही चीज़ है। अहेर या अखोट का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई? शिकार। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। स्फुलिंग, स्फुलिंग का अर्थ होता है दोस्तों चिंगारी, याद रखिएगा। स्फुलिंग का अर्थ होता है चिंगारी। चलिए आगे देख लेते हैं। यति, यति का अर्थ होता है दोस्तों तपस्वी, याद रखिएगा। यति का अर्थ होता है तपस्वी। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। क्लांति, क्लांति का अर्थ होता है दोस्तों थकान, याद रखिएगा। क्लांति का अर्थ होता है थकान। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। प्रच्छन, प्रच्छन का अर्थ होता है दोस्तों छिपा हुआ, याद रखिएगा। प्रच्छन का अर्थ होता है छिपा हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। आगे है दोस्तों भीरुता, भीरुता, भीरुता का अर्थ होता है दोस्तों भाग्यशाली, याद रखिएगा। भीरुता का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ होता है दोस्तों उत्साहपूर्ण परिश्रम करना, सॉरी उत्साहपूर्ण परिश्रम करना नहीं होता है। चलिए अध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ होता है दोस्तों उत्साहपूर्ण परिश्रम करना। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। याचना का अर्थ क्या है दोस्तों? आज याचना का अर्थ होता है दोस्तों मांग, याद रखिएगा। याचना का अर्थ होता है मांग। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ। बस हमारे साथ जुड़े रहिए आप, आपका तैयारी पूरा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक ना।